एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं इसे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी दो बॉडीज यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ। तो मैंने दो बॉडी कंसीडर कर ली। फर्स्ट बॉडी कंसीडर की जिसको मैं नाम दिया मैंने ए, सेकेंड बॉडी कंसीडर की जिसको मैंने नाम दिया बी। जो बॉडी ए है उसका मास मैंने कंसीडर कर लिया कितना m1, और जो बॉडी बी है उसका मास मैंने कंसीडर कर लिया कितना m2। अब ये जो दोनों बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है r। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो देखो, फोर्स को हम डिनोट करेंगे F से। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बॉडी का मास m1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बॉडी के मास से। तो देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको हम 1 के डिवाइड में लिखते हैं। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अब देखो, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पर एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू G, यहाँ पे G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो, दोनों बॉडीज के बीच लगने वाली फोर्स किसके इक्वल हो गई? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो G है, ये G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये देखो, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या है? यूनिट है किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है विद यूनिट्स? G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो, प्रोपोर्शनैलिटी टर्म जो है वो आपके लिए थोड़ी नई है। जैसे हम प्लस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंबल यूज किया जाता है। इसी तरीके से माइनस के लिए ये साइन यूज किया जाता है। उसी तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे बोला गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। तो देखो, यहाँ पे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप दो छोटी छोटी बॉडीज कंसीडर कर लो, एक बॉडी जिसका मास मान लो 1 kg है, सेकंड बॉडी आपने कंसीडर की, उसका भी मास मान लिया आपने 1 kg है। 1 किलो बहुत थोड़ा सा मास है, तो हमने बोला दोनों बॉडीज का मास क्या है? बहुत कम है। तो ऐसी बॉडीज जिनका मास बहुत कम होता है, उन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। इसी तरीके से अगर आपने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास कितना है? 50 kg, और दूसरी बॉडी आपने कंसीडर की, उसका भी मास कितना है? 50 kg। एज कंपेरिजन टू 150 kg क्या है? बहुत ज्यादा। तो ऐसी बॉडी जिनका मास ज्यादा होता है, उन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो, अगर मास ज्यादा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर दोनों बॉडीज के बीच में मास कम है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? कम। और दोनों बॉडीज का मास अगर ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। अब देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे आपने कोई दो छोटी छोटी बॉल्स ले ली, उन दोनों बॉल्स का मास क्या होगा? बहुत कम। तो उन दोनों बॉल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी? कम। इसी तरीके से अगर मैं कहूं, एक आपने कंसीडर किया सन और एक आपने ले लिया अर्थ, तो सन और अर्थ उन दोनों का मास क्या है? बहुत ज्यादा है। तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब देखो, अब बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? यहाँ पे बोला F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो अब देखो, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस
अगर ज्यादा होगा, अब देखो कोई दो बॉडी कंसीडर कर लो, मान लो आपने दो मैग्नेट ले लिए, एक मैग्नेट ये एक मैग्नेट ये। अब इन दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को कम अट्रैक्ट कर पाएंगे। मींस इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। अगर आप इन्हीं दोनों मैग्नेट को पास ले आते हो तो ये दोनों मैग्नेट के बीच में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा, और ये एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस अगर दो मासी बॉडी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम। अगर दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और आप इसको मैग्नेट के थ्रू आसानी से समझ सकते हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी आपको समझ आ गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी समझ आ गया। तो अब देखो, अब हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर। तो देखो, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विच कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म इलिप्टिकल मोशन अराउंड द सन। तो देखो, सन और अर्थ के बीच में भी क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसके कारण जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाती है। इसी तरीके से द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, इसी तरीके से अर्थ और मून के बीच में भी क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस करके मून जो है अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल ऑन अर्थ। अब जो रेन्स है वो अर्थ पे क्यों फॉल करती हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ क्या करती है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उसके ऊपर क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसके कारण जो रेन है वो अर्थ पे फॉल करती है। एंड इसी तरीके से स्नोफॉल भी इसी का ही एक सिग्निफिकेंस है। अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। तो आपको m1 दे दिया, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद आपको बोला गया एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। मीन्स मास ऑफ सेकेंड बॉडी आपको गिवन है कितना, 7.4 × 10⁻22 kg। उसके बाद बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 × 10⁸ मीटर। मीन्स आर की वैल्यू, आर क्या है, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 3.84 × 10⁸ मीटर। तो देखो, एक बॉडी जो क्या है अर्थ, और एक बॉडी जो आपने क्या कंसीडर की है, मून। अर्थ का मास आपको गिवन है कितना, 6 × 10⁻24 kg, और मून का मास आपको पता है कितना, 7.4 × 10⁻22 kg। और इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, मींस आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 3.84 × 10⁸ मीटर। अब देखो, कैलकुलेट करने को क्या बोला गया, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। इसको हम अर्थ लेकर चल रहे थे, इसको हम मून बोल रहे थे। तो देखो, उसने बोला कि अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे आपके पास देखो, m1 की वैल्यू आपको गिवन है, m2 की वैल्यू आपको गिवन है, और इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस r भी आपको गिवन है, और g की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अब आप फोर्स निकाल सकते हो कि इन दोनों बॉडीज के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। तो अब देखो, इस सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। F इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11 इंटू में m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 × 10⁻24। उसके बाद आपके पास m2 की वैल्यू कितनी है, 7.4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय r² है, r की वैल्यू कितनी, 3.84 × 10⁸ सारे का स्क्वायर। तो अब देखो, इन पावर्स को कैसे सोल्व किया जाता है, यहाँ पे 10 है, 10⁻24, यहाँ पे भी 10 है, 10⁻22। दोनों का बेस क्या है, सेम, मीन्स दोनों का बेस क्या है, 10।
जब किसी वैल्यू का बेस सेम होता है तो जो उनकी पावर होती है वो हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 6, और इनकी पावर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 6 मल्टीप्लाई 24 प्लस 22 कितना हो जाएगा 46 इंटू में 7.4 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से जब आप इसको ओपन करोगे तो 3.84 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई 3.84 इंटू में 10⁻8। यहां पर भी आप देख रहे हो दोनों का बेस क्या है सेम, बेस सेम होने की वजह से जो इनकी पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी ऐड, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। तो देखो एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 6.67। अब देखो यहां पर भी बेस क्या है सेम, 10⁻⁻11 10⁻46, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 10⁻35 इंटू में 6 इंटू में 7.4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का बेस सेम था, पावर जुड़ेंगी कितना आएगा 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 और पावर जुड़ के कितनी हो जाएंगी 10⁻16। तो अब देखो ये जो पावर है, अब यहां पर ये क्या है पॉजिटिव, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻35 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, इस पावर को हम ऊपर लेकर गए तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी पावर। अब यहाँ पे देखो यहाँ फिर से बेस सेम है 10⁻35 10⁻−16, तो इसमें से क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो देखो यहाँ पे फोर्स क्या होगा 6.67 इंटू बेस देखो सेम है इसलिए दोनों पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10⁻19 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84। अब आप इसको सोल्व करोगे, पावर तो एज इट इज रहेगी, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास फोर्स आएगा 20.0 इंटू 10⁻19 न्यूटन। अब देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले आपको अर्थ का मास दिया हुआ था, मून का मास दिया हुआ था और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज को पुट किया और उसको सोल्व किया तो हमारे पास फोर्स कितना आया 20.0 इंटू 10⁻19 न्यूटन।